अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में परफॉर्मेंस मॉडल के अंदर एंडर्स लॉ, गुस्टैफन्स लॉ एंड कार्ड फ्लैट मैट्रिक को देखेंगे और इसके थ्योरी एंड एग्जांपल्स और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन लॉज को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जिन्होंने सीए नहीं पढ़ी हुई, अगेन उनको बताता चलूँ कि ये हमारे पास एक कोड है जिसके अंदर ये लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये होता है कि हमारे पास कुछ कोड का पोर्शन सीरियल होता है। सीरियल यानी कि हमने उनको सीक्वेंस के अंदर ही चलाना है, हम कुछ भी करके इसको पैरेलल नहीं कर सकते। और बाकी जो हमारे पास पार्ट ऑफ कोड होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि हम उसको पैरेलल या थ्रेड्स के ऊपर या कोर्स के ऊपर हम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। अब एमडस लॉ क्या कहता है कि ये आपको एक अपर बाउंड देता है मैक्सिमम स्पीड अप का जो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं यार, इसको और देखते हैं। पहले इसकी डेरिवेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड अप का फॉर्मूला कुछ ये है, हमें पता है। अब इसके अंदर जो टी ऑफ एस है, ये कहता है कि भाई लेट्स से कि ये एक कोड है, ठीक है। इसको हमने एक ही प्रोसेसर के अंदर सीरियल वे के अंदर चलाना है, ये उसका टाइम है। नीचे वाला टी ऑफ पी क्या कहता है कि इसी कोड को आपने मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर चलाना है, उसका टाइम टी ऑफ पी है। अब टी ऑफ एस तो यार सिंपल सा है, इसको इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब टी ऑफ पी को निकालते हैं। टी ऑफ पी को निकालने का क्या तरीका है? सीरियल कंप्यूट टाइम प्लस पैरेलल कंप्यूट टाइम। अब पैरेलल कंप्यूट टाइम को निकालने का तरीका ये है 1 माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय उसका जितना टाइम, यानी कि ये हमारे पास पैरेलल पार्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर्स या कोर्स, जो भी आप इसको करो, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास टाइम आएगा वो हमारे पास टी ऑफ पी होगा। टी ऑफ पी अगेन वही कि हमने इसी एक कोड को मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर रख के चलाया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास हमने इसके अंदर टी ऑफ पी को पुट किया। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ ये था। इसको तोड़ मरोड़ के हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला है वो 1/f प्लस 1 माइनस एफ ओवर पी है। अब ये हमारे पास एंडर्स लॉ का फाइनल फार्मूला है। इसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इसके एग्जांपल के अंदर है कि वो कहता है यार 25% ऑफ कोड हमारे पास पैरेलल है और बाकी का जो मतलब कोड बचेगा वो हमारे पास सीरियल है, ठीक है, जो कि 75% बनता है, ठीक है। ओके, तो वो कहता है यार हमारे पास 5 प्रोसेसर्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है और बताना है कितना स्पीड अप गेन हुआ, और फिर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को यूज़ करके बताना है कि कितना स्पीड अप गेन हुआ, ठीक है। कोई मसला नहीं यार, ये स्पीड अप का फॉर्मूला जो हमने अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है। तो इसके अंदर हमने जब इन वैल्यूज़ को पुट किया हमारे पास आंसर आया 1.25, ठीक है। अब हम इनफाइनाइट प्रोसेसर्स को पुट करके देखते हैं। पी की जगह जब मैंने इन्फिनिटी को पुट किया, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास ज़ीरो हो गई। ये अब बचा क्या? 1/f। 1/f के अंदर जब हमने वैल्यू को पुट किया वो 1.33 हमारे पास आंसर आया। तो इट मीन्स अब इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमने जब 5 प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया तो हमारे पास स्पीड अप कितना हुआ? 1.25। उसके बाद जब हमने इनफाइनाइट प्रोसेसर्स का यूज़ किया तो हमारे पास स्पीड अप कितना आया? 1.33। यार मतलब 0.08 बस इंक्रीज़ हुआ है इनफाइनाइट प्रोसेसर्स यूज़ करके। तो ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि आप अपने कोड के अंदर जो सीरियल पार्ट है आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बेशक आप जितने मर्ज़ी एडवांस हो जाएँ, आप भाई मतलब कोई 32 कोर वाला 64 कोर्स वाला प्रोसेसर्स ले आएँ, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। तो ठीक है भाई, हम इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे के अंदर जाके देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ आईओ ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। अब इसके अंदर जो इलेप्स टाइम इक्वल टू सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम है। अब सीपीयू टाइम हमारे पास 90 सेकंड्स है, इलेप्स टाइम हमारे पास 100 सेकंड्स है, जो हमारे पास आईओ टाइम निकलता है वो 10 सेकंड्स का है। तो इस चीज़ को ओवर द ईयर्स जाके देखते हैं कि पहले 0 ईयर के अंदर हमारे पास सीपीयू का टाइम 90 सेकंड्स था, आईओ का टाइम 10 सेकंड्स था, इलेप्स टाइम हमारे पास 100 सेकंड्स था। जो परसेंटेज आईओ टाइम इलेप्स टाइम के अंदर इलेप्स्ड जो भी यार इसका नाम है, ठीक है, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो 10% था। अब 2 ईयर्स के अंदर हमारे पास सीपीयू टाइम 45 सेकंड्स आ गया, 4 ईयर के अंदर 23 सेकंड एंड 6 के अंदर 11 सेकंड।
आईओ टाइम हमारे पास वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी वो 10% से बढ़ के 47%, यानी कि नियरली 50% तक आ चुकी हुई है। ठीक है। अच्छा, सीपीयू टाइम जो इम्प्रूवमेंट आई है वो 90 और 11 की है, स्पीडअप का फॉर्मूला लगाया, वो हमारे पास 8 आंसर आया। 8 टाइम्स हमने इंक्रीज़ किया 6 सालों के अंदर। अब जो इलेप्स टाइम है वो हमने 4.7 टाइम्स इंक्रीज़ किया है अपनी, लेकिन जो आईओ टाइम है, जो इसकी कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन उसने अपनी बढ़ा दी, बजाय कम करने के उसने बढ़ा दी। ठीक है, वो 10% से 47% तक इंक्रीज़ कर गया हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हम आईओ टाइम को सीरियल पार्ट कंसीडर करें तो चूँकि हमने सीरियल पार्ट को एफिशिएंट नहीं किया, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो वो अब एक मेजर हेडेक बन गया हुआ है हमारे लिए। ठीक है। तो देन हमारे पास गुस्टैफन्स लॉ आता है। गुस्टैफन्स लॉ क्या कहता है, यार आप ना, मेरे सोचने का नज़रिया अलग है। क्या मतलब, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। और कहता है अगर आप मुझे ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर दोगे, मैं आपको बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। ये तो वही बात होगी, ज़्यादा पानी ज़्यादा बारिश। बहरहाल इसको और थोड़ा सा मतलब देखते हैं, इसकी डेरिवेशन को देखते हैं। इसकी डेरिवेशन क्या कहती है कि लेट्स से कि हमारे पास टाइम ऑन पी प्रोसेसर्स टी ऑफ पी इज़ इक्वल टू 1 है। क्या मतलब, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास प्रोग्राम है, उसका ये कोड है। ठीक है। वो कहता है यार इसके अंदर सीरियल पार्ट है और इसके अंदर पैरेलल पार्ट है। इस प्रोग्राम को पी प्रोसेसर्स के अंदर चलाने के लिए जो यूनिट टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल वो कहता है 1 और लग रहा है। ठीक है। ये आ गया सीरियल प्लस पैरेलल, जो हमारे पास टाइम लग रहा है वो 1 लग रहा है। अब वो कहता है अगर यही पी प्रोसेसर्स की जगह मैं एक प्रोसेसर ले लूँ तो कितना टाइम लगेगा, तो भाई ये टाइम लगेगा। एस प्लस पी इज़ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस, जो कि हमारे पास पैरेलल पार्ट है। अब पी यहाँ पर क्यों आया, लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास 8 कोर्स थे। ठीक है। अब उनमें से एक कोर सीरियल पार्ट के ऊपर काम कर रहा था, बाकी के साथ इसके ऊपर पैरेलल पार्ट के ऊपर काम कर रहे थे। हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आया वो 1 घंटा, यानी कि वो हमारे पास 1 यूनिट टाइम आ गया, ये आ गया। अब जब आप एक प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हो भाई, उसने सीरियल पार्ट को भी चलाना है और पैरेलल पार्ट को भी चलाना है, जो कि पहले 7 प्रोसेसर्स मिल के चला रहे थे। हमने क्या किया, बस उन प्रोसेसर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोसेसर का पूरा टाइम आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हमने इसको स्पीड अप फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ की, यानी कि पी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एस कॉमन लिया, वो हमारे पास ये फाइनल एक फॉर्मूला आ चुका हुआ है। ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन वही बात, गुस्टैफन्स लॉ की बात नहीं समझ में आई कि वो कहना क्या चाहता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि भाई प्रोसेसर्स हमारे पास 10 है, सीरियल फ्रैक्शन 0.1 है, पैरेलल फ्रैक्शन हमारे पास 0.9 है। एमडल्स लॉ के अंदर इसको पुट करके देखते हैं। अच्छा, एक और बात, ये स्ट्रॉन्ग स्केलिंग और वीक स्केलिंग, इसको मैं एंड के ऊपर बता दूंगा, अभी के लिए इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। एमडल्स लॉ के अंदर जब हमने इस वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास जो स्पीड अप आई वो आई है 5.26x। तो अब हम इसी चीज़ को गुस्टैफन्स लॉ के अंदर देखते हैं, जो कि वीक स्केलिंग को कहता है। अब जब हमने इसके फॉर्मूला के अंदर इन सब वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास जो स्पीड अप आई है वो 9.1x आ रही है। अच्छा, अब 9.1x ये क्या होगा, मतलब एक जगह पर वो आंसर दे रहा है 5.26x, एक जगह पर आंसर दे रहा है 9.1x। अब इस चीज़ को समझते हैं। एमडल्स लॉ सबसे पहले अपना जो लॉ प्रेजेंट करता है उसके अंदर पहली इजम्पशन लेता है, क्या, जो हमारे पास प्रॉब्लम है, यानी कि जो कोड है वो कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास प्रॉब्लम कांस्टेंट रहेगी, जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं हमने उनको इंक्रीज़ करके स्पीड अप को निकालना है। ये एमडल्स लॉ की एजम्पशन है कि प्रॉब्लम साइज़ इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन गुस्टैफन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप प्रोसेसर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हो तो भाई अपनी प्रॉब्लम साइज़ को भी तो इंक्रीज़ करो, तभी आपको मतलब सही से स्पीड अप और सही से जो फ़ायदा है वो मिलेगा। अब वहाँ यहाँ पर वो इस चीज़ को प्रूव भी करता है। ठीक है। तो वो कहता है यार जैसे जैसे आपने अपने कोर्स यानी कि 10 कोर्स तक ले गए हो, 10 प्रोसेसर्स तक ले गए हो, तो आपकी जो
उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ किया, वो 9.1 टाइम्स तक चला गया हुआ है। यानी कि आप 10 कोर्स लगा के उसी एक एक प्रॉब्लम के ऊपर उसको नहीं रन कर सकते, मतलब रन करोगे भी तो आपको वही कम स्पीड अप मिलेगी, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप क्या करो, आप 10 कोर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को भी बढ़ा दो, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आपको ज़्यादा अच्छी कंप्यूटिंग पावर्स, आपको ज़्यादा अच्छे स्पीड अप मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि एमडल्स लॉ को स्ट्रॉन्ग स्केलिंग क्यों कह रहा है, क्योंकि वो अपना जो प्रॉब्लम साइज़ है वो नहीं इंक्रीज़ कर रहा, वो अपने प्रोसेसर्स को इंक्रीज़ कर रहा है। गुस्टैफन्स लॉ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वीक स्केलिंग है, आपने प्रोसेसर्स बढ़ाए हैं तो आप अपना प्रॉब्लम साइज़ भी इंक्रीज़ करो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कार फ्लैट मैट्रिक को। अब ये क्या कहता है, ये कहता है यार जो एमडल्स लॉ ने एजम्पशन ली थी ना शुरू में कि जो सीरियल फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहता। ये इसने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया। अब वो क्या कहता है यार, वैसे सोचने वाली बात है, ये क्यों नहीं कांस्टेंट रहता? कहता है यार जैसे जैसे आप अपने प्रोसेसर्स को इंक्रीज़ करते हो, आपके कुछ हिडन ओवरहेड्स होते हैं जो कि इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं, या वो ज़ाहिर आना शुरू हो जाते हैं। तो उनमें क्या-क्या आते हैं, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन डिलेज़ आने शुरू हो जाते हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइज़ेशन आनी शुरू हो जाती है, प्रोसेस क्रिएशन आने शुरू हो जाते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर हमारे पास जो सीरियल फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब वो कहता है यार पहले ना आप ना मेरी डेरिवेशन को देखो, फिर देखते हैं बाकी चीज़ों को। तो डेरिवेशन वो शुरू करता है एंडल्स लॉ के फ़ॉर्मूला से, लेकिन उसके अंदर एस को रिमूव करके वो ई को यहाँ पर रख देता है, ई लेकिन पर्पस दोनों का सेम ही है, ई इज़ सीरियल फ्रैक्शन। अब वो कहता है यार इस फॉर्मूला का थोड़ा सा ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ करके देखो तो ये कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब ई को यहाँ पर रख के ई को कॉमन ले लो, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आप ई को यहाँ पर ले जाओ और 1/SP को कुछ इस साइड पर ले जाओ, हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो कुछ ये बनेगा, ठीक है, डन सीन है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम आपको एक और चीज़ बताएँगे, वो क्या, अभी देखते हैं। उसके अंदर वो कहता है ये हमारे पास प्रोसेसर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक होंगे, और हम स्पीड अप को कैलकुलेट कर रहे हैं। स्पीड अप हमारे पास 1.87 2.461 आ जाती है, फिर 4 के ऊपर 3.23 आ जाती है। इस तरह से करते-करते 4.7 तक हमारे पास स्पीड अप आ चुकी हुई है। यानी कि 1/SP हमारे पास ये टर्म आ गई हुई है। P हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर हम पुट करते रहेंगे। अब वो कहते हैं आप E यानी कि सीरियल फ्रैक्शन आप निकालो। सीरियल फ्रैक्शन हमने यहाँ पर पहले निकाली, 0.07 आ गया, फिर 3 हमने पुट किया यानी कि 1/3, 1 माइनस 1/3 और 1/SP, SP हमने यहाँ पर 2.61 निकाला हुआ है। ये जब हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर है 0.075। इस तरह से करते-करते जो हमारे पास 8 प्रोसेसर के ऊपर आंसर आ रहा है 0.1। अब वो कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो सीरियल फ्रैक्शन है वो आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसका मतलब अगेन वही है कि हमारे पास जो पैरेलल ओवरहेड आ रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पुअर स्पीड अप के ऊपर, ठीक है? अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, या जो भी इसके बारे में आपको पूछता है, तो ये जो लाइन है ये आपको काफ़ी मदद देगी आपके नंबर लाने के अंदर, ठीक है? तो मेबी आप इस लाइन को थोड़ा-सा रट्टा मार लो, जो भी करना है कर लो। अब इसके थोड़े से और क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके अंदर वो कहता है यार कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ कार फ्लैट मैट्रिक, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जहाँ पर ई की जगह उसने एफ लिख दिया, कोई बात नहीं भाई, बात तो सेम ही है। अच्छा, इफ़ पी इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, यानी कि पी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है, एस क्या है, एस हमारे पास स्पीड अप है, हमें पता है, ठीक है। एफ क्या है फिर इसके अंदर, एफ हमारे पास कार फ्लैट मैट्रिक है या फिर एक्सपेरिमेंटली सीरियल फ्रैक्शन, जो भी इसका नाम होता है वो कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ होती है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एफ, एफ हमारे पास यूनिट टेस्ट है क्योंकि वो टाइम फ्रैक्शन है, हम टाइम के साथ इन सबको लाइक डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बल्कि इसी का पार्ट है यार। अच्छा, वो कहता है यार हमारे पास P यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, टाइम आ गया हमारे पास, S स्पीड अप आ गया हमारे पास, एंड F हमारे पास यानी कि कार फ्लैट मैट्रिक आ गया। तो कहता है यार ये सारा करने के बाद वी इन्फर अबाउट द क्वालिटी ऑफ पैरेललिज्म बाय लुकिंग एट द डाटा प्रोवाइडेड, प्लीज पॉइंट टू द स्पेसिफिक डाटा टू सपोर्ट योर आंसर। अब उसके अंदर जो आंसर बनता है वो यही है कि वी आर गेटिंग स्पीड अप, स्पीड हमारा स्पीड अप कहाँ हुई, हाँ हमारे पास स्पीड अप तो हो रही है, ठीक है,
विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। जैसे जैसे आप प्रोसेसर्स बढ़ा रहे हो आपके पास स्पीड अप भी हो रही है। और जो हमारे पास एफ या फिर आप सीरियल इक्वेशन सीरियल फ्रैक्शन कह लो, वो देखो एक बार तो चेंज हुआ लेकिन उसके बाद वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए कोई मसला नहीं कर रहा, तो हम इजीली अपना मतलब प्रोसेसेस बढ़ा सकते हैं। और कह रहा है देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म अवेलेबल इन द प्रॉब्लम, ये भी इस चीज़ को लाइक रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देन हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर वो कहता है कि हमने आपको एग्जीक्यूशन टाइम जो पहले एक प्रोसेसर के ऊपर था वो 500 सेकंड्स था, और बाद में मतलब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बताओ ये क्या सीन है। अच्छा, एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास 2 प्रोसेसर्स के ऊपर ये है, 4 के ऊपर ये है, 6 के ऊपर ये है, 8 के ऊपर हमारे पास ये है। और कहते हैं स्पीड अप निकालो। स्पीड अप निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, लाइक ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू, हमारे पास स्पीड अप आ जाएगा। ईजी सीन है यार। अब वो कहता है उसके बाद कार फ्लैट मैट्रिक, हमारे पास वही जो फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। आपने इसके ऊपर इसको पुट करना है और आपके पास ये आंसर्स आते जाएंगे। उसके बाद अब ये देखो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है। अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास पैरेललाइजेशन ओवरहेड हैं, जिसकी वजह से वो पुअर स्पीड अप के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें उसको सॉल्व करना है ताकि हम अच्छी स्पीड अप पा सकें। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। देन हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं जिसमें एंडल्स और कार फ्लैट मैट्रिक क्या कहता है कि आपने अपना प्रॉब्लम साइज़ नहीं इंक्रीज़ करना। आपका वो एज्यूम करते हैं जो वर्कलोड है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। काफ़ी मैंने एमसीक्यूज़ भी देखे थे, उनके अंदर भी ये चीज़ आपको आ सकती है कि कार्प एंड एंडल्स लॉ की जो एजम्पशन है वो बताएं, या फिर इस तरह से कुछ कुछ भी क्वेश्चन आपको करके दे सकते हैं। अब इसी चीज़ को वो नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग स्केलिंग का, ठीक है। अगर एक और बात की जाए कि एंडल्स लॉ किसके ऊपर लाइक वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग स्केलिंग के ऊपर या वीक स्केलिंग के ऊपर, तो आपने स्ट्रॉन्ग स्केलिंग कहना है, ठीक है। और जो हमारे पास गुस्टैफन्स लॉ है वो हमारे पास वीक स्केलिंग के ऊपर मतलब काम कर रहा होता है। वो कहता है अगर आप अपने प्रोसेसर्स को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आप अपना डाटा यानी कि अपना प्रॉब्लम साइज़ भी इंक्रीज़ करो। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एंडल्स लॉ, गुस्टैफन्स लॉ एंड कार फ्लैट मैट्रिक को देखा, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और फिर हमने ये भी देखा कि यार ये इन तीनों का मतलब क्या है, ये हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रूफ लाइन मॉडल को देखेंगे एंड देन हम मूव कर जाएंगे जीपीयूज़ एंड टीपीयूज़ के ऊपर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।